मैं आज की हमारी जो चिकित्सा की समस्याएं हैं और स्वास्थ्य की परेशानियां हैं, इन पर थोड़ा सा जानकारी इस संदर्भ में देना चाहता हूं कि ये उत्पन्न कहां से हुई। हमारा भारत देश दुनिया में अनोखा ऐसा देश है जहां की चिकित्सा प्रणाली हर एक व्यक्ति को स्वस्थ रहना सिखाती है, जिसको आप आयुर्वेद कहते हैं। दुनिया के किसी भी देश में ऐसी कोई चिकित्सा प्रणाली नहीं है जो स्वस्थ रहना सिखाती हो। ज्यादातर चिकित्सा प्रणालियां जो दुनिया में चल रही हैं, जिनकी संख्या अभी धीरे धीरे 100 के ऊपर पहुंच गई है, एलोपैथी है, बायोकेमिक है, होम्योपैथी है, मैग्नेट थेरेपी है, ऐसी करीब 100 से ज्यादा चिकित्सा पद्धतियां दुनिया भर में चल रही हैं। इन सभी के मूल में ये है कि आप पहले बीमार पड़ो, फिर हम आपको ठीक करेंगे। हाँ, इसमें शर्त ही ये है कि आप बीमार पड़ो। बिना बीमार पड़े ये चिकित्सा पद्धति आपको कुछ भी मदद नहीं करेगी। लेकिन भारत की जो चिकित्सा पद्धति है, जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, वो अनोखी है पूरी दुनिया में, जो ये कहती है कि बीमार ही मत पड़ो, स्वस्थ रहो। और ये स्वस्थ रहने की कल्पना कितनी ऊंची है हमारी चिकित्सा पद्धति में, इसका एक सूत्र है जो हम बार बार कहते रहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, कोई दुखी ना हो, ऐसी भावना, ऐसी कल्पना किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद में। आयुर्वेद की ये जो चिकित्सा पद्धति इतनी ऊंची भावना लेकर हजारों वर्षों से इस देश में जो चलकर आई, आखिर उस देश में ऐसी क्या तकलीफ हो गई कि सब बीमार ही बीमार दिखाई देते। जिस देश की भावना इतनी प्रबल और इतनी ऊंची हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उस देश में अब सब बीमार ही बीमार दिखाई देते। थोड़े दिन पहले मैंने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को एक पत्र लिखा था कि भारत में 108 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, इसमें स्वस्थ कितने हैं। तो उनका पहले तो एक पत्र आ गया उत्तर के रूप में कि आप पहले ये बताइए स्वस्थ मानेंगे किसको। आयुर्वेद की अगर आप परिभाषा लेंगे स्वस्थ होने की, तो भारत में शायद ही कोई मिलेगा जो स्वस्थ हो। और अगर एलोपैथी की परिभाषा लेंगे तो हो सकता है 20-25 करोड़ लोग स्वस्थ हों, बाकी बीमार हों। लेकिन आयुर्वेद की परिभाषा में तो शायद ही कोई हो, ऐसा उनका पत्र आ गया। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, आप ऐसा करिए, दोनों हिसाब से मुझे बताइए। और मैंने उनसे पूछा कि भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी सन 1881 में, अंग्रेजों के जमाने में, वहां से आप मुझे बताइए कि सन 1881 में जब जनगणना हुई थी तो उस समय कितने स्वस्थ थे, और आज 2001 में जो आखिरी जनगणना अभी तक की हुई है उस समय कितने स्वस्थ हैं। तो सरकार की ओर से कहा गया कि ये तो बड़ा मुश्किल प्रश्न है, आपको इसका उत्तर मिलने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि पुराने आंकड़े निकालना वो समय का काम है। हमने कहा ठीक है, चलेगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बहुत दिन के बाद उनका एक और पत्र आ गया कि अभी आप ऐसा करिए कि संसद की पुस्तकालय में चले जाइए, लाइब्रेरी में चले जाइए, वहां पर ये सेक्शन है, वहां से आप खुद डॉक्यूमेंट देख के पता कर लीजिए। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि आपके इस प्रश्न का हम उत्तर दे सकें, क्योंकि हम सब बहुत व्यस्त हैं। मैं चला गया, हमारे एक परिचित मित्र सांसद हैं, उनसे कहा कि मेरा एक पास बनवाइए, मैं लाइब्रेरी जरा देखना चाहता हूँ पार्लियामेंट को। पहले भी मैं बहुत बार गया हूँ। तो वहां की लाइब्रेरी में जाके जब 1881 के रिकॉर्ड्स मैंने निकाले तो उनका देखकर सामान्य समझ जो बनी मेरी कि अगर हम मान लें उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी, लेकिन 20 करोड़ की जनसंख्या में अगर हिसाब ऐसा निकाले, 5 आदमी अगर एक परिवार में रहते हो, 5 व्यक्ति एक परिवार में रहते हो, तो उसमें से 4 स्वस्थ थे। ये मैं आयुर्वेद की परिभाषा से बोल रहा हूँ। स्व में स्थित होना स्वस्थ, ये आयुर्वेद कहता। अपने में आप स्थित हो, आपको किसी भी चीज से, किसी भी वातावरण की प्रतिकूलता से आपके ऊपर कोई दुष्परिणाम न होता हो तो आप स्वस्थ हैं, मन से भी और तन से भी, दोनों स्तर पर, आत्मा के स्तर पर। तो उस समय 20 करोड़ की आबादी हमारे देश की, और 5 में से 4 लोग स्वस्थ। इसका माने जब हम गुलाम थे तो शायद ज्यादा बेहतर थे। फिर उसके बाद 2001 की जनसंख्या हमारी है लगभग
3 करोड़ 104 करोड़, अब हो गई है 2006 में 108 करोड़। तो अब हमारे यहाँ स्थिति ये है कि 5 में से 4 बीमार, और अगर थोड़ा और आगे चलूं तो 4.5 बीमार, आधा जो है थोड़े स्वस्थ है। आधे से मतलब जैसे शरीर में सैकड़ों बीमारियां हैं तो उसमें से कुछ कम हैं जिनको उनको आधा मान लें, ऐसी स्थिति हमारी हो गई है। मात्र 150 वर्ष में या 150 से भी कुछ कम वर्ष में ऐसा कैसा हो गया इस देश में? 5 में से 4 स्वस्थ थे 1881 में, अब 5 में से 4 बीमार हैं 2006 में। इतना उल्टा हो गया इस देश में। और अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले, मान लीजिए 1881 के तो आंकड़े उपलब्ध हैं क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने सर्वेक्षण कराया था। हम 1881 के पीछे चलें, हो सकता है 1781 की बात करें या 1681 की बात करें, तो हो सकता है कि लगभग सभी स्वस्थ हों। तो हम भारत में पीछे की तरफ जब चलते हैं तो देखते हैं कि ज्यादा स्वस्थ लोग थे। और ज्यादा पीछे चलें तो हमें बताया ये जाता है, और ये सामान्य रूप से समझ में भी आता है, कि अगर 500-700 साल पहले की भारत में कल्पना करें तो बीमारी ही नहीं, बहुत कम बीमारियां, कभी साल में एक आध बार कोई बीमार पड़ जाए तो पड़ जाए। और थोड़ा पीछे चले, चरक ऋषि की बात सुने, सुश्रुत ऋषि की बात सुने, और हमारे देश के जो चिकित्सा शास्त्र के बड़े विशेषज्ञ रहे हैं उनकी कही हुई सुने, तो वो तो कहते हैं कि बीमारी क्या होती है ये सोचना पड़ेगा। और उस जमाने में स्वस्थ लोग इतने कि आराम से 100 साल, 150 साल, 200 साल तक जिंदा रहे। तो ये दिखाई ये देता है कि भारत जैसे जैसे आगे बढ़ा समय के सापेक्ष, तो बीमार ज्यादा होता गया। ये बीमारियां आई कहां से? बाहर से आई क्या? तो बाहर से आने वाली बीमारियां तो बहुत थोड़ी होती है, जिनको हम वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। ऐसी बीमारियां कुल बीमारियों की तुलना में मात्र 8 से 10% होती है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। ज्यादा बीमारियां बाहर से नहीं आती, कभी कभी कोई आ गई, जैसे आजकल एक बीमारी आ गई है चिकनगुनिया, जो सालों साल में हमें सुनाई दे रही है। हो सकता है आपने 10 साल तक पिछले लगातार सुना ही नहीं हो कि चिकनगुनिया क्या था, 20 साल तक भी नहीं सुना हो। और ऐसी नहीं है कि ये बीमारी सबको मार के चली जाएगी, थोड़े दिन में ये चली जाएगी। हो सकता है 2-5 दिन के बाद भीलवाड़ा वाले भूल जाएंगे कि चिकनगुनिया भी कोई आया। तो बाहर से कोई बीमारी आती है, ज्यादा टिक नहीं पाती, क्योंकि हमारा वातावरण और प्रकृति ऐसी है कि कोई बीमारी भारत में टिक नहीं सकती। सबसे ज्यादा सूर्य प्रकाश भगवान इसी देश को देता है, और सूर्य प्रकाश दुनिया में ऐसी अद्भुत वो है ताकत, जो हर बीमारी के कीटाणु को या जीवाणु को खत्म करके ही दम लेती है। जिन देशों में सूर्य प्रकाश कम होता है वहां बीमारियां ज्यादा समय तक टिकती हैं या कभी कभी तो परमानेंट हो जाती है। भारत में कोई भी बाहर से आई हुई बीमारी टिक नहीं पाती। कितना भी खराब वायरस यहाँ आ जाए, कितना भी खराब बैक्टीरिया आ जाए, कोई भी मच्छर बाहर से उड़ता हुआ आ जाए, ये चिकनगुनिया एक मच्छर से ही फैलने वाली बीमारी है, जो मानते हैं कि अफ्रीका की तरफ से आया है, लेकिन वो कितना भी ताकतवर हो 15-20 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाता। तो बाहर से आने वाली बीमारियां तो बहुत ही कम है, मुश्किल से 8-10%। इसका माने 90% बीमारियां तो हमारे अपने अंदर से हैं, और अपने अंदर से बीमारी 90% ऐसे देश में हो जाए जहां सर्वे भवन्तु सुखने की कल्पना रही हो, तो इस पर चिंतन करने की जरूरत है कि भाई क्या हुआ हमको ऐसा पिछले 200 साल में जो हम इतने बीमार पड़ने लगे। मैंने इस विषय पर थोड़ा अभ्यास किया, थोड़ा सोचा, तो मुझे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया कि पिछले 200-250 वर्षों में हमने भारत की चिकित्सा व्यवस्था आयुर्वेद का अपने जीवन में पालन कम कर दिया। सर्वे भवन्तु सुखने की कल्पना जिस आयुर्वेद से आई है, उसी आयुर्वेद ने हमको बताया है कि आप सुखी कैसे रहें, और सुखी रहने के लिए स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ व्यक्ति ही सुखी होता है, ये भारत की सर्वमान्य परिभाषा है और हजारों साल से चली आ रही है। हमारे देश में जितने भी महान व्यक्ति हुए, सबने एक बात कही कि सुखी वही है जो स्वस्थ है। आपके पास बहुत पैसा है, आप सुखी नहीं हैं, क्योंकि पैसे से सुख नहीं खरीद सकते, पैसे से सुविधाएं खरीदी जा सकती।
सुख नहीं खरीदा जा सकता। आप करोड़पति हो या रोडपति, स्वस्थ हैं तो सुखी हैं। अगर स्वस्थ नहीं है तो कोई सुख आपको नहीं है। हजारों करोड़ के एम्पायरों के मालिक लोगों से मैं कई बार मिला हूं और मैंने उनको दिन में 20-20 गोलियां खाते देखा है, 25-25 गोलियां खाते देखा है। गोलियां वो ऐसे खाते हैं जैसे सब्जी खाते हैं। हाँ, कई बार तो मैंने देखा है कि सब्जियों की जगह पे गोलियां ही गोलियां खाते रहते हैं। 4 गोली सुबह खा लिया, 4 दोपहर को, 2 कैप्सूल के साथ 4 रात को, फिर अगले 1 हफ्ते में और 2-4 इंजेक्शन ठुकवा लिए। ये स्थिति उनकी है। करोड़ों करोड़ों रुपए का उनका साम्राज्य है, फिर भी कहीं किसी स्तर पर स्वस्थ नहीं। तो स्वस्थ होने के लिए हमारे यहाँ तो बहुत पहले से ये मान लिया गया कि आप स्वस्थ हैं तो सुखी हैं। और जिस देश में स्वस्थ होने के लिए शास्त्र लिखा गया हो, वहां लोग इतने बीमार पड़े, तो ये समझने की बात है कि हमसे कोई गलती हो रही है, क्या चूक हो रही है। क्योंकि शास्त्र तो हमारा कहता है कि आपको सुखी ही होना चाहिए, आनंद में ही रहना चाहिए, स्वस्थ ही रहना चाहिए। लेकिन हम अगर बीमार हैं तो कहीं कोई बड़ी गलती है। वो गलती क्या है? वो गलती समझने के लिए पिछले कई वर्षों से मैं कुछ दस्तावेज पढ़ता रहा तो मुझे समझ में आया कि हमसे एक सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि हम जिस देश में रहते हैं उसकी जो आबो हवा है, जो जलवायु है, जो प्रकृति है, जो तासीर है, वो एक भिन्न तरह की है। और हम अपनी में जीवन शैली जो बिता रहे हैं या चला रहे हैं, वो हमारी आबो हवा, तासीर और प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। हमको पिछले 400 वर्षों से हमको एक बीमारी लग गई है, और वो बीमारी ये लग गई है कि यूरोप और अमेरिका की नकल करना, विदेशों की नकल करना। और जब से भारतवासियों ने विदेश जाना शुरू किया है, तब से ये बीमारी और बढ़ गई है। यहां से लोग पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाते हैं, धन कमाने के लिए विदेश जाते हैं, नौकरी पेशा करने के लिए विदेश जाते हैं, और वहां से लौट के आते हैं तो सब दिमाग में खुराफातें लेके आते हैं और वो उल्टा उल्टा सबको सिखाते हैं और बताते हैं। हमारे मन पर उनका कुछ असर ज्यादा होता है क्योंकि वो फॉरेन रिटर्न है। हाँ, हम उनको ज्यादा विद्वान मानते हैं जो विदेश पलट होते हैं, बाहर से लौट के आए हैं तो कुछ ज्यादा विद्वता लेके आए हैं। लेकिन वो मूर्खों के मूर्ख सिद्ध होते हैं जब हम हमारी जीवन शैली, आबो हवा और तासीर के हिसाब से उनका विश्लेषण करें। तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर हो गया है यूरोप और अमेरिका का, और इतना हो गया है कि सवेरे से शाम तक के जीवन में हम ऐसी बहुत सारी चीजें खा पी रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं जो हमारी प्रकृति को बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं, हमारी तासीर के उल्टी हैं, हमारी आबो हवा के विपरीत है। हमारी आबो हवा क्या है और यूरोप और अमेरिका की आबो हवा क्या है? उनकी तासीर क्या है, हमारी तासीर क्या है? उनकी प्रकृति क्या है, हमारी प्रकृति क्या है? जरा इसको 2 मिनट समझें। हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है एक बात के लिए कि भारत में सभी तरह की जलवायु है, पूरी दुनिया में मशहूर है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दुनिया में आज तक कुल 16 जलवायु तय की गई है या खोजी गई है। जैसे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, गर्मी और सर्दी के बीच का एक मौसम है, सर्दी और बरसात और सर्दी के बीच का एक मौसम है। इस तरह की 16 तरह के मौसम या 16 तरह की जलवायु आज तक पूरी दुनिया में खोजी गई है। और ये बड़ी गर्व की बात है कि भारत में ये सब की सब एक साथ उपलब्ध है। आप चाहें तो दुनिया की सभी जलवायु इस देश में आपको मिलेगी देखने को। कैसी जलवायु आप चाहें देखना? आप अगर कल्पना करें कि हमको अफ्रीका की जलवायु देखनी है तो ज्यादा दूर मत जाइए, यहीं राजस्थान के जैसलमेर जिले में चले जाइए। अफ्रीका के सारे रेगिस्तानी इलाके की जलवायु आपको जैसलमेर और उसके आसपास दिखाई देगी। फिर आप कहेंगे जी हमको तो दक्षिणी अमेरिका वाली ब्राजील, मैक्सिको, चिली, कोस्टारिका, कोलंबिया की जलवायु देखनी है, तो भी बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दक्षिण भारत में कर्नाटक में कुछ एक इलाका है जिसको पहाड़ी इलाका कहते हैं, कुर्ग के आसपास का, वहां चले जाइए तो ब्राजील, मैक्सिको, चिली, कोस्टारिका की जलवायु आपको वहां मिल जाएगी। फिर आपको ऐसा लगता हो कि दुनिया के बहुत अधिक समुद्र से घिरे हुए देशों की जलवायु भारत में देखनी है तो बहुत दूर मत जाइए, 2500-3000 किलोमीटर पर केरल है,
केरल को देख लीजिए तो समुद्र के आसपास की जलवायु दिखाई दे जाएगी। फिर आपको अगर ऐसी जलवायु देखनी हो डेनमार्क की, स्वीडन की, जहां बर्फ जमी रहती है सड़कों पर, तो ज्यादा दूर मत जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, उत्तरांचल चले जाइए, आपको वो वहां दिखाई देता है। फिर आपको ऐसी जलवायु देखनी है जो एकदम सूखी, जहां की हवा में थोड़ी भी नमी ना हो, ऐसी जलवायु देखनी हो तो बहुत दूर मत जाइए, यहाँ चुरू में चले जाइए, राजस्थान में चुरू और सीकर में, तो आपको सूखी जलवायु दिखाई देगी, जहां की हवा में शायद ही नमी होती हो, कभी कभी आ जाए नमी तो बड़ी बात मानी जाती है। आपको अगर कीचड़ प्रधान जलवायु देखनी हो, जहां जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है ना, वहां बहुत कीचड़ है, तो ऐसी कोई जलवायु आपको देखनी हो तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, भारत के हर शहर में उपलब्ध है। हाँ, जरूरत नहीं कहीं दूर जाने की, क्योंकि नालियों की सफाई ही नहीं होती है, तो वो हर जगह उपलब्ध है। आपको जो देखना हो वो यहां सब है भारत। और बहुत दिन से भारत के बारे में मैं ये सोचता रहा कि ये चक्कर क्या है। दुनिया में 16 तरह के क्लाइमेट जोन्स माने जाते हैं, वो सबके सब भारत में हैं, तो शायद भगवान की कोई कृपा है। दुनिया के जो दूसरे बड़े देश जिनको हम अमेरिका कहें, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, किसी भी देश में 2 से ज्यादा क्लाइमेट जोन नहीं है। 23 देश हैं यूरोप के जो बहुत नजदीक नजदीक बसे हुए हैं, वहां तो 2 ही क्लाइमेट जोन है, एक ठंड है और एक भयंकर ठंड है, इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं है। अफ्रीका में चले जाइए तो 2 ही क्लाइमेट जोन है, एक गर्मी है और एक भयंकर गर्मी है। अगर आप लैटिन अमेरिका में जाएं, ब्राजील और मैक्सिको में, तो वहां 2 ही मौसम है, एक बरसात है और एक भयंकर बरसात है। कुछ कुछ देश तो ऐसे हैं जहां 8 महीने पानी बरसता ही रहता है। भारत में भी गोवा में चले जाइए, 8 महीने पानी बरसता रहता है। तो हर देश के बारे में जब ये कहा जाता है भौगोलिक स्तर पर कि ये देश का क्लाइमेट जोन ऐसा, ये देश का क्लाइमेट जोन ऐसा, भारत के बारे में ये कहा जाता है कि सब क्लाइमेट जोन इस देश में है। इसलिए भारत के क्लाइमेट जोन को परिभाषित करने के लिए एक शब्द है समशीतोष्ण। यहां सब कुछ सम है, विषम कुछ भी नहीं है, असम कुछ भी नहीं है, सब सम है, बराबर है। गर्मी आएगी तो बराबर आएगी, बरसात आएगी तो बराबर आएगी, सर्दी आएगी तो बराबर आएगी, बसंत ऋतु आएगी तो बराबर आएगी, शिशिर ऋतु आएगी तो बराबर आएगी। यहां जो भी कुछ है वो बराबर है। तो बराबर है, इसलिए दुनिया के भूगोल शास्त्रियों के बीच में या मौसम विज्ञान का अध्ययन करने वालों के बीच में भारत सबसे ऊंचा देश माना जाता है कि ये देश कुछ अद्भुत है। ये जो अद्भुत है हमारा देश, इसके पीछे का कारण क्या है? कैसे हुआ है कि भगवान ने या प्रकृति ने हमको ये सब तरह की जलवायु दी है और बराबर मात्रा में दी है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत दुनिया का अकेला देश है जहां सबसे पहले सूर्य निकलता है और सबसे अंत में सूर्य छिपता है। अर्थात इस देश को सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा मिलता है। अगर आप साल के 365 दिनों को गिने तो शायद ही 3-4 दिन ऐसे जाएंगे इस देश में जब आपको सूर्य दिखाई ना दे, वरना हर दिन आपको सूर्य का प्रकाश मिलेगा, भरपूर मिलेगा। दूसरे देशों की तरफ चलें, अमेरिका और यूरोप और उसके आसपास के देश, तो वो बहुत गरीब हैं इस मामले में कि उनको साल में मुश्किल से 15-20 दिन या बहुत अधिक तो 1 महीना सूर्य का प्रकाश मिलता है, बाकी तो सूर्य निकलता ही नहीं। निकलता है तो प्रकाश नहीं मिलता है। यूरोप में कई देश ऐसे हैं जहां का तापमान न्यूनतम 40 डिग्री ऋणात्मक होता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, और जिन देशों में 0 के नीचे 40 डिग्री तापमान चला जाए, आपको कल्पना है जब चुरू का तापमान 0 डिग्री आ जाता है, हर साल आता है, तो कैसी कड़कड़ाती ठंड पड़ती है पूरे राजस्थान और भारत में। अब जरा कल्पना करो कि इससे भी 40 गुना नीचे तापमान चला जाए तो लोगों का क्या हाल होगा। यूरोप के करोड़ों लोगों को हर साल ये झेलना पड़ता है। 40 डिग्री ऋणात्मक जब तापमान हो जाता है तो बर्फ ही बर्फ रहती है, और बर्फ ऐसे गिरती है जैसे यहां बारिश गिरती है। कभी कभी रिमझिम फुहार वाली जैसे बारिश गिरती है ना, वैसे हमेशा बर्फ गिरती रहती है।
24 घंटे, 48 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगातार बर्फ गिरती रहती है। गिरते गिरते सड़क पर बर्फ जमा हो जाती है 5 फीट, 6 फीट, कभी कभी 10 फीट, 12 फीट। माने घर की जो ऊंचाई है ना पहले मंजिल की, उतनी बर्फ जमा हो जाती है कई बार सड़कों पर। अब यूरोप में समस्या ये है बर्फ की, तो वहां समाधान क्या निकालते हैं लोग इसका? सभी घर जो यूरोप में होते हैं उनमें 2 दरवाजे होते हैं। एक तो सड़क पर खुलता है गली में और एक छत पे खुलता है। ये छत वाला दरवाजा तब इस्तेमाल होता है जब सड़क पर बर्फ जम जाती है, क्योंकि आप निकलेंगे कैसे दरवाजे? बर्फ जमी हुई है, थप्पी की थप्पी लगी हुई है। आपकी कार, आपकी मोटर कार, बस सब बर्फ के नीचे दबी रहती है। और महीनों महीनों यूरोप की सरकारें एक ही अभियान पे लगी रहती हैं कि बुलडोजर लेकर बर्फ को तोड़ते रहना। वहां की जो नगर पालिकाएं हैं ना यूरोप की, उनका सबसे बड़ा काम है बर्फ को सड़क से हटाना, सबसे बड़ा काम। और ये इतना बड़ा काम है कि उनके जो बजट होते हैं उसका आधे से ज्यादा हिस्सा हर साल बर्फ को हटाने में ही खर्च होता है। तो ऐसे देश हैं यूरोप और अमेरिका के आसपास के, जहां बर्फ ही बर्फ है, ठंडा ही ठंडा है। और 1-2 दिन नहीं है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने लगातार। 9 महीने के बाद कभी थोड़ा सूर्य प्रकाश निकलना शुरू होता है, बर्फ थोड़ी बहुत पिघलती है, पिघल के वो पानी बनती है, उसको वो इकट्ठा करते हैं, उसी को पीते हैं, उसी से नहाते हैं। फिर अगले साल इंतजार करते हैं बर्फ गिरेगी, फिर पानी मिलेगा। अर्थात उन देशों में बारिश का पानी नहीं आता है। आप पूछेंगे क्यों नहीं आता जी? इसलिए नहीं आता कि बारिश का पानी प्रकृति के एक चक्र से शुरू होता है। आप जानते हैं वो प्रकृति का चक्र क्या है? वो चक्र ये है कि जब सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो समुद्र का पानी वाष्प बन के उड़ेगा। दुनिया में आप जानते हैं 3/4 पानी समुद्र का ही है, या 3/4 क्षेत्र समुद्र से ढका हुआ। तो सूर्य का प्रकाश भरपूर ताकत से जब गिरेगा तो पानी वाष्प बनेगा, भाप बनेगा, ये उड़कर ऊपर इकट्ठा होगा। फिर ऊपर उठते 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 इसका कंडेंसेशन, संघनन होगा। संघनन होकर ये बादल में बदलेगा, और फिर बादल के आसपास का क्षेत्र अगर कम दबाव का हो जाए तो वो बारिश के रूप में नीचे गिरेगा। ये है प्रकृति का चक्र। अब इस प्रकृति के चक्र में हम समझें कि मुख्य भूमिका किसकी है? सूर्य की। समुद्र तो हमारे पास भी है, अमेरिका के पास भी है। समुद्र तो हमारे पास भी है, ब्रिटेन के पास भी है। समुद्र तो हमारे पास भी है, दुनिया के अरब देशों के पास भी, बहुत सारे देशों में समुद्र है। लेकिन प्रकृति का ये जो चक्र पूरा होना है सूर्य के प्रकाश की मदद से, वो उन देशों में नहीं है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही नहीं है 9 महीने तक। तो इसलिए बारिश नहीं होती है। बारिश बिल्कुल अनिश्चित होती है। कभी कभी इन देशों में बारिश होती है, वो भी बर्फ के आधार पर होती है या बर्फ के कारण होती है। हमारे यहां जो बादल के कारण बारिश होती है वो यूरोप में नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब बर्फ बहुत बार आसमान के आसपास के इलाके में, जैसे फागे गिरते हैं ना रुई के, ऐसे बर्फ जब गिरती है, कई बार गिरने से रुक जाए या कहीं ठहर जाए तो वो बारिश के रूप में भी बरस सकती है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस आ जाए तो उनके यहां कभी कभी ऐसा होता है। अब जरा सोचें कि वहां सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, सालों साल नहीं है, तो कभी कभी वहां जब सूर्य निकल आता है ना तो वो सब पागल हो जाते हैं, और ऐसे पागल हो जाते हैं कि शरीर के सारे कपड़े उतारकर नंगे होकर लेट जाते हैं कि सूर्य का प्रकाश ज्यादा से ज्यादा मिले। इसलिए वो सब समुद्र का किनारा ढूंढते हैं। समुद्र के किनारे क्या होता है? बालू होती है। बालू सबसे जल्दी गर्म होने वाली चीज है। तो सूर्य का थोड़ा भी प्रकाश निकलेगा तो बालू गिरेगी, वो गर्म होगी। तो ये सारे विदेशी लोग जहां सूर्य मिलता नहीं है वो एकदम नंगे होकर बालू पर लेटे रहते हैं, ताकि बालू से निकलने वाली या रिफ्लेक्ट होने वाली जो हीट है वो भी मिले और ऊपर से भी मिले। वो दिन उनके लिए संडे होता है, सूर्य का दिन, और वही दिन उनके यहां गुड मॉर्निंग होता है। गुड मॉर्निंग माने अच्छी सुबह, अच्छी सुबह माने सूर्य दिखाई दे गया, इसलिए उसका प्रकाश मिलता है। हम जानते हैं कि हजारों साल से मिल रहा है, अगले हजारों साल तक मिलेगा, लेकिन फिर हम उनकी नकल करके गुड मॉर्निंग करने लगे हैं।
ऐसे यूरोप के लोग गुड नाइट करते हैं। गुड नाइट तब होती है जिस रात को बर्फ ना पड़े, वो गुड नाइट होती है। तो एक दूसरे को वो विश करते हैं कि आज की रात अच्छी हो, माने बर्फ ना पड़े। हमारे यहां तो एवरी नाइट इज गुड नाइट। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून उनके यहां तब होता है जब धूल भरी हवा ना चले, धूल भरी तो कम कहो, बर्फ भरी हवा ना चले, तो गुड आफ्टरनून होता है। भारत में एवरी आफ्टरनून इज गुड आफ्टरनून। तो बिना सोचे समझे हमने गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून करना शुरू किया है। ये मूर्खता की निशानी है। अब उनके यहां तो सूर्य नहीं है, तो सूर्य नहीं है तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सूर्य ही एक ऐसी शक्ति है पूरे प्रकृति में, ब्रह्मांड में, जो मैंने आपसे कहा कि 350 से ज्यादा कीटाणु और जीवाणुओं को मारने की ताकत अकेले सूर्य में है। तो उन इलाकों में जहां सूर्य है नहीं, वहां सभी तरह के जीवाणु और सभी तरह के कीटाणु पनपते हैं। तो उन देशों में सबसे ज्यादा बीमारियां वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ही होती है। अब उनके यहां जो बीमारियां हैं वो सूर्य के नहीं होने से हैं, तो उन बीमारियों का इलाज एक खास तरीके से किया जाता है। अब भारत में क्या है? भारत में तो सूर्य की इतनी प्रचुरता है, फिर यहां कोई बीमारी आएगी तो इसका इलाज किसी दूसरे तरीके से किया जाएगा। अगर हम उनकी नकल करके इलाज करने लगेंगे तो अपना ही नाश करेंगे। क्योंकि यहां जो डिसीज है, बीमारियां हैं, वो वायरल और बैक्टीरियल इतनी नहीं है, वो दूसरे किस्म की हैं। उनके यहां जो बीमारियां हैं वो वायरल और बैक्टीरियल किस्म की ज्यादा है। अब ये जो वायरल और बैक्टीरियल बीमारियां होती हैं, अगर इनको कंट्रोल न करो तो ये बिल्कुल संक्रामक बीमारी की तरह से फैलती है। एक वायरस है, पैदा हो गया, अगर आपने उसको नियंत्रित नहीं किया तो वो पूरे इलाके में फैलेगा और सबको चपेट में लेगा। एक बैक्टीरिया है जो पैदा हुआ, अगर आपने उसको नियंत्रित नहीं किया तो पूरे इलाके को चपेट में लेगा। तो वहां की मजबूरी क्या है कि जैसे ही कोई बीमारी फैलती है तो सरकार सभी को मास वैक्सीनेशन शुरू करा देती है। मास वैक्सीनेशन माने सबको टीके लगाओ, किसी को मत छोड़ो। तो इसलिए यूरोप में क्या होता है, कोई भी छोटी सी बीमारी या महामारी आई तो सबको टीके लगाना अनिवार्य कर दिया जाता है। कारण क्या है कि वो एक वायरस और एक बैक्टीरिया जो मर सकता है सूर्य की तेज रोशनी में, है ही नहीं वहां पर, तो वो तो फैलने वाला है, बढ़ने वाला है, तो दवा देके ही उसको रोक पाएंगे। अब हम उनकी नकल करके भारत में भी यही शुरू कर देते हैं, मास वैक्सीनेशन। सबको हेपेटाइटिस बी के टीके लगाओ, हो या ना हो। सबको पोलियो का वैक्सीन देते जाओ, हो या ना हो। सबको ये वैक्सीन दे दो, सबको वो वैक्सीन दे दो। ये उनकी नकल करके हमने अपने देश में जो शुरू किया है, ये अपना ही सर्वनाश करने का काम हम कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, एक तो फालतू खर्चा हम करते रहते हैं, दूसरा हमारी प्रकृति ने हमारे शरीर को क्षमता दे रखी है बीमारी से लड़ने की, और जो वैक्सीन या दवा हम लेते हैं वो हमारी उसी क्षमता को प्रभावित करती रहती है। तो अंतिम दुष्परिणाम ये होता है कि आपने जिन बीमारियों से बचने के लिए टीके लगवाए, थोड़े दिन के बाद ये बड़े पैमाने पर बीमारियां फैलने लगती हैं भारत। फिर हम इतने परेशान हो जाते हैं, डॉक्टरों के आगे पीछे भागते हैं, डॉक्टरों के पास भी उसका कोई इलाज नहीं होता है, तो अंत में हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं और हमारी आंखों के सामने तिल तिल करके लोग मरते हैं। हम असहाय होकर देखते हैं। गलती कहां होती है? यूरोप और अमेरिका में मास वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं है, एक छोटा भी कीटाणु या जीवाणु उनके यहां तबाह कर सकता है सबके स्वास्थ्य को। भारत में ऐसा नहीं है, इतना जबरदस्त सूर्य का प्रकाश है कि कोई जीवाणु कीटाणु 2 दिन भी जिंदा रह जाए तो उसके लिए बड़ी बात है। लेकिन हमने नकल करना शुरू किया है और उसी का दुष्परिणाम आज हमारे जीवन में है कि जिन 108 करोड़ लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए था, वो किसी न किसी बीमारी में फंसे हुए। अब भगवान न करे आने वाले समय में क्या होगा, हर 5 साल से छोटे बच्चे को हम पोलियो की वैक्सीनें पिला रहे हैं। 1 बार पिलानी थी, 2 बार पिलानी थी, अब 10 बार हो गया, 20 बार हो गया, 25 बार हो गया, अब बंद ही होने का नाम नहीं ले रहा। यूरोप में शायद ये मास वैक्सीनेशन जरूरी है, अमेरिका और उसके आसपास के देशों में जरूरी है,
भारत में ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं अपनी मां के गर्भ से, अगर मां स्वस्थ है तो उसको इस तरह की कोई चांस नहीं, लेकिन आप दे रहे हैं उसको वायरस, वैक्सीन के रूप में वही वायरस आप दे रहे हैं जो पोलियो पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। बस इतना ही अंतर है कि वो मृत स्वरूप में है, लेकिन अंदर जाके कभी जीवित हुआ तो वही पोलियो कर देगा। और ऐसे में आपको हजारों केस दिखा सकता हूं इस देश में जिनको पोलियो वैक्सीन देने के बाद ही पोलियो हुआ है। मैं स्वयं भी चिकित्सा का कार्य करता हूं, लेकिन सेवा के लिए, पैसे के लिए नहीं। मेरे पास हर साल में ऐसे सैकड़ों बच्चे आते हैं जिनकी मां शिकायत करती है, वो राजीव भाई इनको पोलियो वैक्सीन दिया, अभी देखो फिर पोलियो हो गया, चक्कर क्या है? तो उसको मैं समझाता हूं, समझ में नहीं आता उनको, शायद उसको नहीं देते तो कभी नहीं होता। कम से कम मेरी जनरेशन में जितने लोगों को मैं जानता हूं किसी ने पोलियो वैक्सीन नहीं लिया, हम में से तो किसी को पोलियो नहीं हो गया। कारण क्या है? हमको बचाने वाला सूर्य है, हर दिन है। और गर्मियों में जब सूर्य का तापमान 50 डिग्री चला जाता है तो आप तो परेशान होते हैं गर्मी से, लेकिन वो अच्छा है क्योंकि वो 50 डिग्री तक पहुंचकर सब जीवाणु कीटाणुओं को साफ कर देता है। हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अंधाधुंध बिना सोचे, बिना विचारे, बिना समझे हम ये सब कर रहे हैं, उसके दुष्परिणाम में बीमारियां बढ़ रही हैं।